नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है फिर एक बार आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ फेरोज यानी प्राचीन मिस्र की भाषा में। पिछले वीडियो में मैंने आपको संज्ञा के वाक्यांश के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत दो के बारे में विवरण दिया था। एक था डायरेक्ट जेनेटिव और दूसरा था इनडायरेक्ट जेनेटिव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एपोपोजिशन यानी संबंध कारक, कनेक्शन यानी संबंध, उसके पश्चात अल्टरिटी यानी कि किसी के स्थान पर, और वोकेटिव का अर्थ है जो सम्मान में किसी के बोला जाए या संबोधित किया जाए। तो वीडियो पे आगे चलने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। तो आज बात करेंगे सबसे पहले एपोजिशन के बारे में। एपोजिशन का अर्थ होता है संबंध कारक। इसका अभिप्राय ये है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में दो स्टेटमेंट दी जाए, दो स्टेटमेंट हो, दो विवरण हो, लेकिन किसके बारे में हो? किसी एक इंसान के बारे में या किसी एक वस्तु के बारे में, तो उसको बोलते हैं एपोजिशन या संबंध कारक। तो इसके एपोजिशन के पहले उदाहरण में देखते हैं। ये एक लाइन है, लाइन लिखी हुई है अपने प्राचीन मिस्र की भाषा में। अब हमको इसको समझना है कि ये लिखा क्या है। तो पहले अब शब्द कितने बनेंगे, तो पहले तो ये देखें, तो पहला शब्द ये बनेगा, फिर हर एक की तरह बीच में एन है। यहाँ पर देखिएगा एन दो स्थान पर दिया हुआ है, और एन या एन नई, एन आई नई, एन से लिखिए या नई से लिखिए, बस देखने के लिए आपको बस समझने की ज़रूरत है कि लिखा क्या है। एन लिखा है तो एन का अर्थ मतलब है के या का, लिखते उसको नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको बस केवल समझना है। तो इसमें देखिएगा कि दो ना या एन का प्रयोग हुआ है। फिर इसमें देखिए एक ये नया शब्द आया है जो अभी तक नहीं देखा गया है, और फिर एक ये शब्द है और ये एक शब्द है। तो इसके विवरण के लिए एक तरफ से चलते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि ये क्या है, ये इट है। ये इट है क्योंकि पहला अक्षर आई बनेगा, ऊपर वाला अक्षर टी बनेगा या टा बनेगा। और मैं बता चुका था कि इट का अर्थ होता है पिता या फादर। इसमें एफ को नहीं लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था कि एफ को नहीं लिखते हैं, केवल क्या लिखते हैं, इट लिखते हैं। तो पहला शब्द क्या हुआ? पहला शब्द हुआ इट। इट का अभिप्राय है पिता। अब उसके बाद फिर देखिए ना आया है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे? न। अब क्योंकि ई नहीं है तो इसको हम आई को ब्रैकेट में लिख दें। वैसे भी नहीं भी लिखेंगे तो भी एक बार चल जाएगा, क्योंकि आपको समझना है, आपको कोई उसमें बहुत इतना डिटेल में पढ़ाई नहीं करनी है। कोई आपको ना कंपटीशन देना, ना कोई उसमें पेपर देना है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा ये एक नया शब्द आया है जिसको मैं अभी बताता हूँ। अब जो ये चिन्ह आया है उसको वास्तव में लिखते हैं सा और शा से लिखते हैं। तो इसका मतलब हो गया सश, स और शा। सश का अभिप्राय या मतलब होता है लिखने वाले व्यक्ति को, क्योंकि प्राचीन मिस्र में सबके काम बटे हुए थे।
तो जो लिखने का काम करता था उसको शश कहते थे, और शश का अंग्रेजी का अनुवाद होता है स्क्राइब। तो स्क्राइब का काम होता है लिखना, या उसको हम कह सकते हैं लेखक कह सकते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय हम इसको लिख सकते हैं शश। तो इतने का मतलब क्या हुआ? इट न ई शश, मतलब लेखक या लिखने वाले के पिता। लेखक या लिखने वाले के पिता। अब अगला शब्द देखते हैं। तो ये जो चिड़िया जैसी संरचना दिखाई दे रही है, मैंने पिछले वीडियो में जो फेराव के नाम दिए थे उसमें इस चित्र का उल्लेख था। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बा बोलते हैं। बा, बी और आ, बी और ए, बा। और ऊपर वाला चिन्ह के बनेगा, का बनेगा। तो इसका अर्थ है बाक, बी ए के, बाक बनेगा। ये बनेगा बाक बनेगा। और बाक का अर्थ होता है सर्वेंट या नौकर होता है। बाक का अर्थ होता है सर्वेंट या नौकर, क्योंकि ये एक व्यक्ति को यहाँ चित्रित किया गया है। तो इसका मतलब है कि जो भी कहा जा रहा है किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। और व्यक्ति कौन है? व्यक्ति एक सर्वेंट है या फिर एक नौकर है। तो इसका अर्थ हो गया बा, बी ए के अंग्रेजी में लिखेंगे बाक हो गया। अब उसके बाद फिर देखिए ना आया, तो इसके आगे क्या लिखेंगे? न ई लिखेंगे, न ई। अब ये जो आखिरी में शब्द दिख रहा है इसको कहते हैं एह, कहते हैं एह। एह का अर्थ होता है पैलेस, या फिर राजा के जो रहने का महल होता है उसको क्या बोलते हैं? पैलेस बोलते हैं। तो इसका पूरे का मतलब क्या हो गया? अब शश का अर्थ है लेखक या स्क्राइब। तो स्क्राइब के पिता या लेखक के पिता कौन है? वो नौकर हैं। कहाँ के? पैलेस के या महल के। तो इसका मतलब अंग्रेजी में अगर लिखा जाए तो ये है द स्क्राइब्स फादर ए सर्वेंट इन द पैलेस। ए स्क्राइब्स फादर ए सर्वेंट इन द पैलेस। अब अगले चित्र में देखते हैं। तो अगले चित्र में जो पहला शब्द बनेगा ये बनेगा, दूसरा शब्द ये वाला बनेगा। तो पहले दो शब्दों को देख लेते हैं। तो फिर आपको बताया था फेराव के नाम में क्या था? ये नसू था, नसू था, NSW। और नसू का अर्थ क्या बताया था? किंग बताया था, राजा बताया था। अब ये जो दूसरा चिन्ह है वो क्या है? ए आ है। ए ऊपर लिखेंगे और आ नीचे लिखेंगे। तो इसका मतलब हो गया ग्रेट किंग या महान राजा। अब अगले शब्द को देखते हैं। अगला जो चिन्ह बनेगा ये पूरा चिन्ह बनेगा। तो इस चिन्ह में देखिएगा सबसे ऊपर क्या होगा? सबसे ऊपर कौन सा अक्षर है? सबसे ऊपर है न है, एन है। फिर उसके नीचे क्या है? मैंने आपको एकल वर्णमाला और उसके बाद मैंने बताया था कि ये शब्द बनता है हेम बनता है। एच के नीचे डॉट और फिर एम, हेम बनता है। अब क्योंकि इसका आखिरी शब्द माँ है और अंत में इसके बगल में क्या है? एम दिया हुआ है, माँ दिया हुआ है। तो ये इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? न हेम हुआ, एन न
हेम हुआ, न हेम हुआ। तो अब इसका अर्थ क्या होता है, देखिएगा नेहम के अंत में एक व्यक्ति को दिखाया हुआ है जिसके हाथ में एक स्टिक जैसी है। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति अपने में प्रबल दमदार है। वो व्यक्ति अपने में क्या है, एक दमदार व्यक्ति है। तो इसको कहते हैं रक्षक कहते हैं, और रक्षक को अंग्रेजी में कहते हैं सेवियर कहते हैं। रक्षक को अंग्रेजी में सेवियर कहते हैं। अब अगले चिन्ह को अगर समझा जाए तो इस चिन्ह को मैंने एडजेक्टिव वाले वीडियो में बता के रखा हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं नेड जेस बोलते हैं, नेड जेस बोलते हैं। और नेड जेस का मतलब होता है गरीब आदमी या फिर एक सामान्य या कॉमन आदमी, एक आम आदमी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ ग्रेट किंग सेवियर ऑफ कॉमन मैन। अब इसमें क्या है, उसी राजा के बारे में बता रहे हैं। राजा क्या है, ग्रेट भी है और क्या है, सामान्य या एक आम इंसान का रक्षक है। तो इसका हो जाएगा द ग्रेट किंग द सेवियर ऑफ द कॉमन मैन। इसके बाद आता है कनेक्शन आता है। कनेक्शन का अर्थ होता है संबंध। ये कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, कंजक्शन और डिसजंक्शन। कंजक्शन और डिसजंक्शन। अब कंजक्शन का अर्थ होता है जो किसी एक दो चीजों को एक में जोड़ कर रखे। तो कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक और डिसजंक्शन को बोलते हैं अलगाव। तो इस उदाहरण में मैं आपको बता रहा हूँ कंजक्शन या संयोजक के बारे में। तो अब इसमें देखिएगा कि इसमें तीन चिन्ह हैं। तीन चिन्ह में दो चिन्ह आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। एक चिन्ह ये बनेगा और दूसरा चिन्ह ये बन रहा है। दो चिन्ह बन रहे हैं। अब पहले चिन्ह को आपको मालूम है कि इसको बोलते हैं गरड बोलते हैं, लेकिन गरड के साथ में क्या है, ये तीन बहुवचन है तो क्या लग जाएगा आगे इसके, ऊ लग जाएगा, गरडवू। पिछले वीडियो में गरडवू गा की जगह मैं शायद जो है खा कह गया था, तो खरड नहीं होगा, गरड होगा, गा लगेगा, खा नहीं लगेगा। इसमें जरा संशोधन कर लीजिएगा। तो फिर गरडवू का मतलब क्या हुआ, गरडवू का मतलब हो गया चिल्ड्रन या कई बच्चे, या बच्चे भी बोल सकते हैं, एक बच्चा। तो ये क्या है, एक वचन है। बच्चे क्या है, बहुवचन है। अब जो ये आखिरी वाला शब्द है ये भी आपको मालूम है, उसको क्या बोलते हैं, मऊत बोलते हैं। और मऊत का अर्थ होता है माता या मदर होता है। अब जो बीच का साइन है जरा मुझको देखने दीजिए, इसको क्या क्या शब्द बनेंगे। तो इसमें देखिए जो पहला शब्द है वो ह बनेगा। ये शब्द क्या बनेगा, ह बनेगा। तो ये शब्द बनेगा न बनेगा या एन बनेगा, और ये क्या बनेगा, ए बनेगा। तो इसका जो उच्चारण बनेगा वो बनेगा हैना, ऐसे हैना। और हैना का अर्थ होता है विद या टूगेदर, या हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं साथ। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, मदर विद चिल्ड्रंस, माता अपने बच्चों के साथ। तो इसमें क्या हो गया कि जो बच्चे हैं और जो माँ है उनको क्या किया गया है, उनको एक में जोड़ दिया गया है, इसीलिए इसको संयोजक या
कॉन्जुगेशन कहा जाता है। अगले चिन्ह की ओर चलते हैं। तो ये क्या है? ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये सैन्य है, और ये क्या है? सेनेट है। अब सैन्य का अर्थ होता है भाई, और सेनेट का अर्थ होता है बहन। अब क्योंकि इसमें बीच में दोनों के कोई भी चिन्ह नहीं दिया है, तो फिर क्या है? इसको हम बोल सकते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन, और या फिर इसको बोल सकते हैं ब्रदर और सिस्टर, भाई या बहन। तो ये कैसा शब्द है? ये संयोजक मतलब कॉन्जक्शन और जंक्शन, ये दोनों का उदाहरण है। ये संयोजक भी हो सकता है और ये अलगाव वाले शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि ये बनेगा कैसे, कि अगर अलग हो तो उसको अलग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें अगले उदाहरण की ओर चलना पड़ेगा। तो देखिए, अगले उदाहरण में अब ध्यान से देखिएगा कि अगर एक साइन होता है लहर वाला तो उसको हम ना बोलते हैं, लेकिन अगर लहर के कितने चिन्ह हैं? लहर के 3 चिन्ह हैं, तो इसको बोलते हैं मऊ, बोलते हैं मऊ। और मऊ का अर्थ होता है पानी। मऊ का अर्थ होता है पानी। अब दूसरे शब्द की ओर चलते हैं। तो जो दूसरा शब्द बनेगा ये बनेगा, और इसको अलग अलग जब शब्दों को करेंगे तो क्या होगा? पहला शब्द ई बनेगा, लिखेंगे आई से। दूसरा शब्द र बनेगा ऊपर वाला, और अंत वाला नीचे वाला शब्द पी बनेगा। तो इसका अर्थ हुआ इरप, इरप। तो मऊ का अर्थ है पानी, और इरप का अर्थ है, इसको वाइन बोलेंगे या शराब बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट में, इसके प्रतीक में क्या दिया हुआ है? एक छोटा सा लोटे जैसी संरचना दी है। तो अब क्या है कि शराब अगर किसी को दी जाएगी, तो पुराने समय में भाई गिलास तो बने नहीं थे, तो किस में दिया जाता था? एक छोटे लोटे के पात्र के आकार में दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये जो शब्द बनेगा इरप बनेगा। अब देखिए अगला चिन्ह। तो ये चिन्ह क्या है? ये चिन्ह एक है। सबसे पहले तो ये जाने। अब ये क्या बनेगा? र बनेगा, आर बनेगा। ये क्या बनेगा? पा बनेगा, पी बनेगा। और ये क्या बनेगा? डब्लू बनेगा या ऊ बनेगा। तो इसका मतलब है र प ऊ, र प ऊ। और रपऊ का मतलब होता है और अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको बोलते हैं अथवा। तो इसका अर्थ हुआ पानी अथवा शराब। जैसे घर में कोई आता है तो उससे क्या कहते हैं कि ठंडा लेंगे या गर्म? तो यही ये शब्द है, क्या लेंगे? पानी या शराब। अब चलते हैं अल्टेरिटिव की तरफ। अल्टेरिटिव वास्तव में जहाँ पर अनदर या दूसरे शब्द का प्रयोग होता है तो इसको प्रदर्शित करते हैं कई शब्द से। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर पुल्लिंग हो और क्या है? एक वचन है, तो यहाँ पर हम कई का प्रयोग करेंगे, के और ई का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर स्त्रीलिंग है तो वहाँ पर हम केट का, के और टी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर ये बहुवचन है और क्या है? पुल्लिंग है, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कई उई का उपयोग करेंगे, कई उई का उपयोग करेंगे। लेकिन स्त्रीलिंग बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वहाँ पर भी हम केट लगाएंगे। तो देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो अब देखिए इस उदाहरण में हमें दिख रहा है एक कई दिख रहा है,
इसको लिखेंगे कई लिखेंगे। और दूसरा सेन दिख रहा है ये। अब सेन का अर्थ होता है भाई या ब्रदर, तो कई इसका अर्थ क्या लिखेंगे पूरा, इसको लिखेंगे कई सेन। और कई का मतलब है एनदर, दूसरा। सेन का अर्थ है ब्रदर या भाई, एनदर ब्रदर। अब दूसरे उदाहरण में जैसे आप देख रहे हैं, इसमें एक नाव बनी हुई है और मैं बता चुका हूँ कि नाव को बोलते हैं, लिखते हैं डेपेट से, DP और T से। तो इस प्रकार से जो नाव है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग के साथ में यहाँ पर लग जाएगा कैट लग जाएगा, ये अक्षर K बनेगा और ये अक्षर T बनेगा। तो इसका पूरा अर्थ होगा, लिखेंगे कैट डेपेट लिखेंगे। और कैट डेपेट, अब कैट का मतलब क्या है स्त्रीलिंग के लिए अनदर या कोई दूसरा या दूसरा, और डेपेट का अर्थ होगा नाव होगा। तो इसका अर्थ बनेगा दूसरी नाव, अनदर बोट बनेगा। अब अगले उदाहरण में देखिएगा, तो ये क्या है, ये बनेगा जो झंडे जैसा चिन्ह मैं बता चुका हूँ, ये नेचर बनेगा, ये बनेगा। और नेचर का अर्थ होता है ईश्वर। अब क्योंकि नेचर के साथ में देखिएगा ये 3 स्ट्रोक लगे हुए हैं, तो इस स्ट्रोक का मतलब है कि ये कैसा है, ये बहुवचन है। तो इसको लिखा जाएगा, ऊ और लगा देंगे तो नेचरवू हो जाएगा। अब नेचरवू का अर्थ है गॉड्स, कई भगवान। अब कई भगवान के साथ में क्या लगेगा, तो जैसे मैंने बताया था, तो पहला अक्षर K बनेगा, ये फिर 2 स्ट्रोक है तो इसको E बोलते हैं, I लिखते हैं, ये W बनेगा और ये E बनेगा। तो इस प्रकार से इसका अक्षर बनेगा कई, फिर डॉट लगाएंगे, वुई, कई वुई। अब कई वुई का मतलब है अनदर, दूसरे, अनदर। और क्या दूसरे, नेचरबू। तो कई वुई नेचरबू, अनदर गॉड्स हो जाएगा। अब देखते हैं वोकेटिव या संबोधन के कुछ उदाहरण। तो संबोधन वास्तव में इनके प्रार्थनाओं में आता है। अब जैसे कि हम प्रार्थना में हे भगवान बोलते हैं, या फिर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, ओ गॉड बोलते हैं। तो यहाँ पर हे और ओ जो है शब्द, ये कैसा है, संबोधन वाला शब्द है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वोकेटिव बोलते हैं। अब इस उदाहरण में देखिएगा कि ये एक क्या लिखा है, ये आई शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब है ई है। और साथ में क्या है कि अब ये देखिए इसमें जो इसका प्रतीक बना हुआ है, तो क्या है, एक इंसान अपने मुंह पर हाथ रखे हुए है। तो ये दिखाता है कि मुंह से के द्वारा की जाने वाली क्रिया है। तो ये क्या है, ये शब्द बनेगा ओ बनेगा, ओह बनेगा, क्योंकि अंग्रेजी में है। और अगर हिंदी में है तो फिर वहीं समझ लीजिए, हे समझ लीजिए। अब आगे क्या है, आगे अब ये शब्द जो बनेगा ये वाला, ये बनेगा एनख बनेगा, ए न ख, एनख बनेगा। अब एनख के साथ में देखिएगा फिर न, एन और ख, ये साथ में जुड़े हुए हैं, तो क्या है, ये इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट है। अब उसके आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है, डब्लू है और साथ में यहाँ पर 3 स्ट्रोक दिए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एनख वो हो जाएगा, एनख वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से
तो इस प्रकार से इसका जो उच्चारण है वो बनेगा ईएनएखवु, ईएनएखवु बनेगा। अब इसका रूपांतरण क्या होगा? अब एनक का अर्थ होता है लिविंग, लीव या जिंदगी, जीवन। तो इसका उच्चारण होगा ओ लिविंग, लिविंग वंस, ओ लिविंग वंस। अब जो दूसरा शब्द बनेगा देखिएगा, ये हई बनेगा। और ये जो हई शब्द होता है ये भी इनका एक उच्चारण का या एक संबोधन के उच्चारण का शब्द बनेगा। ये बनेगा हई बनेगा। ये पहला शब्द एच है, हा है, और दूसरा शब्द ई है, हई है। आगे देखिए, अब ये एक बाज का चिन्ह है और बाज के चिन्ह के साथ में एक व्यक्ति बैठा है। लेकिन मैंने पहले बताया था कि जिस व्यक्ति के बैठे हुए व्यक्ति एक लबादा ओढ़े हुए है और साथ में उसकी दाढ़ी है, तो वो क्या होगा? या तो वो राजा होगा या तो वो ईश्वर होगा। तो यहाँ पर वास्तव में क्या है कि ये जो बाज का चिन्ह है इसको बोलते हैं, हेर बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हेर हवूत बताया था, तो उसमें क्या था? बाज एक चौकोर खाने के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो ये बाज बैठा हुआ है इसके चारों तरफ कोई दीवार जैसी चीज नहीं बनी हुई है, तो ये बनेगा केवल हेर। तो हेर वास्तव में इनके देवता हैं जिनको बोलते हैं गॉड होरस बोलते हैं, होरस बोलते हैं, HORUS, होरस बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा शब्द हॉरस बनेगा, ये पूरा शब्द हॉरस बनेगा। अब उसके आगे देखिएगा क्या शब्द है, इसके आगे ये शब्द नेब है। ये फेराव के नाम में भी आ चुका है कि ये नेब होता है। और नेब के साथ में क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो इसका मतलब होता है ईश्वर, या फिर अंग्रेजी में उसको कहेंगे लॉर्ड कहेंगे। तो फिर और उसके आगे फिर वहीं एनखवु जैसे पिछले बार में आपको बताया था। तो इसको जो बनेगा, इसका बनेगा हई, हर, हेर बनेगा, नेब, नेब, एनखवु, एनखवु बनेगा। तो इसका मतलब होता है, अब हई को बोलते हैं हो बोलते हैं। तो हो क्या है? इनका संबोधन का शब्द है। तो हो होरस, लॉर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि नेब का अर्थ क्या है? लॉर्ड है या भगवान है। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में फिर देखते हैं कि कुछ नई जानकारी लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो जाने से पहले चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।